सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संरचनात्मक मूल्यांकन के विषय में, इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन के विषय में। दोस्तों, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आज यहाँ पर आप इस टॉपिक को समझ लेते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। और दूसरी चीज दोस्तों कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है और योगात्मक मूल्यांकन है, इससे यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं हम, बहुत ही इजी है, आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले संरचनात्मक मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन भी इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम निर्णात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसे इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं तो इसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास में और बीच बीच में उससे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं उस चैप्टर से, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आज शिक्षक ने क्लास में सौर परिवार के विषय में बताया, तो सौर परिवार का मुखिया कौन होगा, सूर्य होगा। उसके बाद सूर्य से जो सबसे निकट ग्रह हैं, 8 ग्रह आपको पता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये 8 ग्रह दूरी के क्रम में अगर टीचर ने बताया है बुध शुक्र पृथ्वी, इस तरीके से बताया है 8 तक। और यहाँ पर शिक्षक ने ये भी बताया है कि जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध, उसके बाद फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। और जो शुक्र ग्रह है इसे हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इतनी सारी विशेषताएं बताई हैं या टीचर ने बताई हैं, और टीचर अब क्या करेंगे, एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछ भी सकते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही था, किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। इस तरीके से बच्चों से अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आप क्या कर रहे हो, चैप्टर को पढ़ाते समय ही बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ ले रहे हो। इसका मतलब आप उन बच्चों का संरचनात्मक मूल्यांकन कर ले रहे हो। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे कितना सीरियसली आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं और वो कितना सीख रहे हैं। और अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पढ़ाने का तरीका बदलेंगे, जो शिक्षण विधियां हैं आप दूसरी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे पहली चीज तो ये पता चले कि हाँ, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। दूसरी चीज, टीचर को भी ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी शिक्षण विधियों में क्या क्या जरूरी चीजें चेंज करनी है या फिर शिक्षण विधि को कैसे चेंज करना है जिससे बच्चे नया सीख पाए और कहाँ उन्हें सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यह मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कक्षा के बीच में ही चेक कर लिया जाता है कि बच्चे कितना जान रहे हैं। इसके अलावा इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र के ज्ञान का स्तर पता चलता है, यानी कि छात्र ने कितना सीखा है। जब वह बीच बीच में अगर उत्तर दे देता है, इसका मतलब छात्र सीख रहा है। अगर वह उत्तर नहीं दे पाता है या किन्हीं कारणों से उत्तर देने में असमर्थ है तो निश्चित रूप से वह बच्चा सीख नहीं पा रहा है। इसके अलावा इसके द्वारा अध्यापक यह जानने में सक्षम होते हैं कि छात्र का अर्जित ज्ञान कितना है, यानी कि बच्चा कितना सीख रहा है, कम से कम सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है चैप्टर्स को। इसके अलावा इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की कमजोरियों का तत्काल चिन्हांकन, निदान एवं उपचार किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों, जीवन कौशलों, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों, मूल्यों, कार्य अनुभव, प्रदर्शन, नृत्य कला, गायन, चित्रकला इत्यादि का मापन किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा गाने में अच्छा है तो उसे अगर हमने अच्छा टीचर उसके लिए रख दिया तो वो क्या करेंगे, जहां पर भी वो गलती करेगा, जहां पर भी उसका सुर नहीं लगेगा, वहां पर वो क्या करेंगे, टीचर उसे सिखाएंगे। तो इस तरीके से वह बच्चा और अच्छा गाएगा। इसी प्रकार नृत्य कला, यानी कि अगर कोई बच्चा डांस में अच्छा है तो डांस के लिए एक अच्छा कोरियोग्राफर उसके लिए रखें जो उसे सही तरीके से डांस सिखाए और जहां पर भी कमी हो उसे बताए। तो चाहे डांस हो चाहे सिंगिंग हो, इन सभी में किसकी जरूरत पड़ती है, एक ऐसे टीचर की जो बच्चों को लगातार बच्चों की गलतियां बताए और उन्हें सुधारता हुआ चले। इसी प्रकार पेंटिंग है, पेंटिंग में भी जहां बच्चा गलती करे वहां पर टीचर बताए। तो यहाँ पर ये सभी जो कौशल, ये सभी जो विषय हैं, इन सभी में
एक टीचर की जरूरत पड़ती है जो बच्चों की कमियों को तत्काल बता करके क्या करे, उनमें सुधार लाए। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा। जब हम खाना बनाते समय अगर बीच बीच में चखते हैं तो हम खाने की जांच कर रहे हैं कि हमने खाना कैसा बनाना सीखा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय बीच में ही हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि सब्जी में नमक सही है या नहीं, कहीं नमक ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो गया, या बहुत सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं कि खाना परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने क्या किया, उस खाने को गैस पर चढ़ा करके आपने चूल्हे पर रखा हुआ है, चूल्हे पर वो पक रहा है, लेकिन आप बीच बीच में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि खाना सही बन रहा है या नहीं बन रहा। आपने क्या किया, बीच में ही चेक कर लिया खाना चूल्हे से उतरने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि खाना ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से यह किसके अंतर्गत आएगा, यह संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपने खाना बनाकर रख नहीं दिया, खाना भी तैयार हो रहा है, आप बीच में क्या कर रहे हैं, चेक करके उसकी जांच कर रहे हैं, तो इसीलिए यह संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि कक्षा में शिक्षण कार्य के बीच में ही, क्लास चल रही है उसके बीच में ही बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और बच्चों का ज्ञान चेक किया जाता है कि बच्चे ने पहले कितना सीखा है और जो चैप्टर हम सिखाने जा रहे हैं उसके विषय में पहले से उसे कुछ नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, संरचनात्मक मूल्यांकन के विषय से ही पता चलता है। यानी कि बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान की भी हम क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन में। अब इसके बाद योगात्मक मूल्यांकन है। अगर आपने संरचनात्मक समझ लिया है तो योगात्मक बहुत इजी है। आपने क्या किया, संरचनात्मक में बीच बीच में जांच किया, इसमें बीच में नहीं बल्कि आपको अंत में जांच करना है। तो योगात्मक मूल्यांकन, जिसे हम समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन अंतिम निर्णय हेतु प्रयुक्त किया जाता है ताकि उस विधि को ग्रहण करके यथावत रखें या नहीं। यह मूल्यांकन छात्र व अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान करता है ताकि उस विधि को ग्रहण करके और सूचना को प्राप्त करके बच्चे ग्रेड के रूप में परिणाम प्राप्त कर सके। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई भी काम खत्म हो जाता है उसके बाद हम उसकी जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। इस मूल्यांकन में हम काम को खत्म करके उस काम की जांच करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। जैसे कि जब कोई अध्यापक बच्चों को भ्रमण पर लेकर जाता है और बाद में स्कूल में आने पर, जब बच्चे भ्रमण से आ जाते हैं लौटकर, फिर जब वो स्कूल में आते हैं तो स्कूल आने पर बच्चों से भ्रमण से संबंधित टीचर क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो यह काम के बीच में प्रश्न ना पूछ करके काम खत्म होने के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब यह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। योगात्मक मूल्यांकन में दोस्तों काम जब चल रहा है तब प्रश्न नहीं किया जा रहा, बल्कि जब काम खत्म हो गया, जब बच्चे भ्रमण करके या टूर से लौट आए, तब उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितना सीखा। तब उसके बाद उनके ज्ञान की हम जांच कर रहे हैं। जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम होते हैं आप लोगों के, इसको भी आप समझ सकते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि यहाँ पर बीच में बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, जब वह कार्य समाप्त हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम उन बच्चों की जांच करेंगे, उनके ज्ञान की जांच करेंगे, उन्होंने कितना सीखा है। तो योगात्मक मूल्यांकन में आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपको किसी राइटर की, आपको मान लीजिए विज्ञान विषय की किताब लेनी है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन कौन से राइटर की बुक मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी किताब में सबसे अच्छा लिखा हुआ है, कौन सी किताब में बहुत ही अच्छे से सारी चीजें डिटेल में दी हुई है, किसमें अधिकतर क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसमें चीजों को पॉइंट वाइज बताया गया है। इन सभी के बारे में आप क्या करोगे, ढेर सारे लेखकों की किताबों को चेक करोगे और जो सबसे अच्छी लगेगी फिर आप उसको लोगे। तो इसमें क्या है, आपने केवल क्या किया, सारी चीजें तो पहले से लिखी जा चुकी हैं, आपने क्या किया, लास्ट में क्या किया, उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया कि कौन सबसे अच्छी है, वही आपने चूज कर लिया। काम तो हो चुका, लिखने का काम खत्म हो चुका है, जिस भी राइटर ने उस किताब को लिखा है, आपने क्या किया, बस उसमें से किसी एक को चूज कर लिया। तो ये भी किसमें आएगा, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सेमेस्टर एग्जाम भी इसी के अंतर्गत आएंगे, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही। जो बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, ग्रेड ABCD जो भी दिए जाते हैं, वो भी योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा, संरचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, और इनके ढेर सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों ने सीखा। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही
मूल्यांकन आपको समझ में आए होंगे। अगर एग्जाम में पूछता है मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 2 भागों में, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया आपको। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आप लोग के सभी सब्जेक्ट की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, जो वीडियो मैंने अभी आज बनाया, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ मिलती है दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम टेलीग्राम का लिंक नहीं खुलता है, तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जा करके भी हमारा चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं। टारगेट यूपी टेट सीटेट आप जब सर्च करोगे तो आपको येलो कलर का हमारा लोगो मिलेगा, उस पर TUC लिखा होगा हमारे चैनल का, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों आप लोग प्लीज आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से पहुंचेगी आपके पास, आपके मोबाइल में, और आप समय से सभी वीडियोस को देख पाएंगे। सभी की नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएगी आपके मोबाइल पर। और दोस्तों आप लोगों के लिए रेगुलर हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे बता सकते हैं। आपके सभी विषयों को हम अच्छे से पढ़ाएंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी कराएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको और ढेर सारी सुविधाएं चाहिए हमारे चैनल से। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।